हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद है। तो आज हम BLLB के फोर्थ सेमेस्टर के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके हम एक रिविजनल वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हमने सारी जो 5 यूनिट है वो 5 की 5 यूनिट्स हमने इस वीडियो में कवर करी। सो मेरी आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है हम ये सब ब्रीफली पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने वीडियो रिविजनल पर्पज से बनाई है जिसके अंदर हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हमने इसे मेंशन करा है। जैसे कि राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट द मेन मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आता ही है, मोस्टली पहले आ चुका है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल बट इट्स सोल इज यूनिटरी, इसके बारे में आपको बताना है। और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इन तीन टॉपिक से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो अब बात करें, पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि फेडरलिज्म एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। तो इंडिया में बात की गई थी, इंडिया जो है वो एक फेडरल पार्लियामेंट्री है, ठीक है। हमारी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटिकल सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि हमारा फेडरलिज्म मतलब क्या है कि जो हमारी पावर है ना इंडिया के अंदर वो दो में डिवाइडेड है, मतलब सेंट्रल में और स्टेट्स में, दोनों में पावर्स का डिवीजन है, ठीक है। लेकिन उसको ओवर रूल कौन करेगा? ओवर रूल हमेशा सेंट्रल करेगा। अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है तो पावर को ओवर रूल हमेशा सेंट्रल करता है। लेकिन हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड है, मतलब जो शेयर्ड है बिटवीन द सेंट्रल, मतलब कि नेशनल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल स्टेट्स के बीच में पावर को डिवाइड करा गया है। एंड गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसेस, वो सब चीजें। लेकिन बेसिकली हम बात करें इंडियन फेडरल सिस्टम की, तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म में पावर्स का डिवीजन है सेंट्रल और स्टेट के बीच, ठीक है। इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहते हैं या फिर क्वासी फेडरलिज्म। अब इसके कुछ फीचर है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन को एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड माना जाता है, ठीक है। और हमारे इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1915 में। इसके अंदर हमारा फ्रेमवर्क लिया गया है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को लेके, स्ट्रक्चर्स को लेके, प्रोसीजर को लेके, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है एंड सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज है, उन सबको लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें दी गई है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, तो हाँ जी फेडरल है, क्योंकि हमारे यहाँ पावर्स डिवाइडेड है सेंट्रल में और स्टेट। और जो सेंट्रल में डिवाइडेड है और जो स्टेट में पावर्स डिवाइडेड है उसका सारा प्रोसीजर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, जो तीन लिस्ट हमें बताई गई है। अब अगर बात करें कि फेडरल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमारे पास पावर डिवाइडेड है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में, जिसमें हमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है। यूनियन में गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट हमारी स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही गवर्नमेंट्स काम कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो यूनियन गवर्नमेंट हमेशा स्टेट को प्रिवेल करती है। ऐसे हमारी थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है। एग्जीक्यूटिव, अब देखो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। कॉलोनियल हेड माना गया है स्टेट को, इसको हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माना गया है हमारे प्रेसिडेंट को। उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर आता है जो गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। ये एक इनके पास रियल पावर्स होती है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। और कौंसिल मिनिस्टर कौन होता है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। फिर है लेजिस्लेचर, तो हमारा जो बाइकैमरल, हमारे पास बाइकैमरल पार्लियामेंट है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है, जो हमारा स्टेट लेवल पर भी काम करता है, यूनियन लेवल पर भी काम करता है। अब बात करें जुडिशरी की, तो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जस्टिस, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, देखो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा फेडरल के ऊपर कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल है या यूनिटरी है। तो देखिए हमारा इंडिया फेडरल है, लेकिन सोल यूनिटरी इसलिए है क्योंकि मेजर पावर्स हमारी सेंट्रल के हाथ में है। कल को ऐसा पावर नहीं दी गई इंडिया को, क्योंकि पहले जो पास्ट एक्सपीरियंस था इंडिया का, जब स्टेट को ज्यादा पावर मिल गई थी तो इससे फेडरेशन हो रहा था, जिसका जिसका रिजल्ट था कि पाकिस्तान बना, वो सब फेडरेशन से ही बना। तो इस चक्कर में स्टेट को ज्यादा पावर नहीं दी गई, क्योंकि अगर स्टेट को सब ज्यादा पावर दे देते तो कल को कोई ना कोई अपनी स्टेट लेके आता था कि आज हमें दूसरा नेशन बनाना है, हमें नहीं रहना इंडिया के साथ। तो इसलिए स्टेट को कभी भी ज्यादा पावर दी ही नहीं गई, बट डिवीजन है पावर्स का, लेकिन वो सब किसके कंट्रोल में है? वो सब हमारा सेंटर के कंट्रोल में है। अब हमारी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई 1919 से 1947 तक। तो सबसे पहले हमारा जो आया वो आया हमारा मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इन दोनों एक्ट में से कोई सा भी आ सकता है। तो इस एक्ट के अंदर हमारा बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे कि अपर हाउस और लोअर हाउस, ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें सब्जेक्ट हमारे डिवाइडेड थे टू लिस्ट के अंदर, जो थे रिजर्व सब्जेक्ट जो हमारे ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, और एक थे हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कि हमारे मिनिस्टर्स कंट्रोल करते थे, ठीक है। और जो मेंबर्स थे हाउस के वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते थे,
आउट ऑफ 6 मेंबर्स जो 3 मेंबर्स थे वो इंडियन होते थे, बट इंडियन कभी भी कोई भी गवर्नर जनरल नहीं होता था। फ्रेंचाइजी स्टार्ट करी गई, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग एजुकेटेड है या जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, उन लोगों के लिए फ्रेंचाइजी को स्टार्ट करा गया। और इसके बारे में हम अपनी वीडियो में पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो इंडियन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करा गया है, अलाउड करा गया है इंडियंस को कि वो अपॉइंट कर सकते हैं, कुछ सम पोजीशन पे इंडियंस को अपॉइंट करा जा सकता है, लेकिन वो गवर्नर नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसके पास रहेगी? फाइनल अथॉरिटी हमारी ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगी। तो अगर बात की जाए तो हमारा ये जो था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमको बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अंदर इंडियन की जो पार्टिसिपेशन थी फ्रेंचाइजी के अंदर वो सबको इंक्रीज करा गया। इंडियंस को थोड़ी सी रिकॉग्नाइजेशन मिली इस एक्ट के थ्रू। अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। 1935 जो एक्ट था इसका क्या था? अगर आपको ये बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है तो आप वीडियो को देख सकते हो, कि ये एक रिविजनल पर्पस है, तो इसलिए हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कस नहीं करा। अगर आपने बहुत ज्यादा डिस्कस करना है तो आप एक बार जो प्रीवियस वीडियो है यूनिट की वो आप देख सकते हैं। अब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इसने डिवीजन ऑफ पावर करा 3 लिस्ट में। इस एक्ट के अंदर हमारा फेडरल, प्रोविजनल, कॉन्करेंट लिस्ट आई। ठीक है, इस एक्ट से आया था ये, जो आज भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, जो कि आज हमारा यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से आज भी ये सब चल रहा है। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसके पास थी? इसमें डायरार्ची जो था पहले उसके अबॉलिश करा गया प्रोविंसेस से, एंड प्रोविंसेस को ऑटोनोमस गवर्नमेंट दी गई। इलेक्टेड इंडिया जो मिनिस्टर्स थे उनके पास पूरा कंट्रोल था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर। जो हमारे मिनिस्टर्स थे, जो इंडियन मिनिस्टर्स इलेक्ट हुए थे, उनको पूरा का पूरा कंट्रोल दिया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के ऊपर। इवन जो गवर्नमेंट था उसके पास इमरजेंसी पावर्स थी, एंड वो ओवरराइड कर सकता था डिसीजन, मिनिस्टर्स के डिसीजन को वो ओवरराइड कर सकता था। अब इस एक्ट से क्या हुआ, इन्होंने जो डायरार्ची है प्रोविंशियल से हटा के इन्होंने स्टेट सेंट्रल लेवल पे डायरार्ची को इंट्रोड्यूस करा। इन्होंने फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया इनटू रिजर्व्ड, जो कंट्रोल बाय गवर्नर जनरल, एंड ट्रांसफर, जो कि इंडियन मिनिस्टर कंट्रोल करते थे। वही सेम बात। इन्होंने इंडियंस की जो पॉपुलेशन, मतलब इंडियंस का जो होता है ना एक पार्टिसिपेशन था, उसको इन्होंने बढ़ाया। उसके साथ साथ 10% ऑफ पॉपुलेशन उस टाइम पे एलिजिबल थी वोट के लिए, लेकिन फिर भी वो लिमिट है प्रॉपर्टी, इनकम एंड एजुकेशन बेसिस पे काफी लिमिटेड थे। सारे इंडियंस वोट नहीं कर पाते थे, सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही वोट कर पा रहे थे, जिनका एजुकेशन अच्छा हो, जिनके इनकम सोर्स अच्छा हो, या जिनका प्रॉपर्टी बैकग्राउंड अच्छा हो। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए काफी सीट्स के लिए। सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों लेवल पे इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करा। इसमें भी हमारा बाइकैमरल लेजिस्लेचर को हम सेंटर पे लाए, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असेंबली, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस को हम सेंटर में लाए। और ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉलो हो रहा है। जैसे कि लिस्ट हमारी फॉलो हो रही है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर पे हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है ना? अब है क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन क्यों आया था? जो क्रिप्स मिशन था वो आया था ब्रिटिश अटेम्प्ट, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, इंडियंस की कॉपरेशन को अपनी तरफ लेने के लिए क्रिप्स मिशन आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि पोस्ट वॉर के बाद सेल्फ गवर्नमेंट हम इन्हें दे देंगे। ठीक है, 1942 में ये जो था क्रिप्स मिशन ही आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद करो, उसके बाद हम आपको आपकी सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। और ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसको हेड करा था। ये भी एक ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के ही थे जिन्होंने इसको हेडेड करा था। अब इसका मेन प्रपोजल क्या था क्रिप्स मिशन का? इन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हमें आपको एक डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम आपको देंगे, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो फॉर्म करी जाएगी वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, ताकि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। राइट टू सीड, मतलब कोई भी किसी भी प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में कोई ऑप्शन होगा कि वो इंडियन यूनियन बनना चाहती है तो बने, या फिर एक सेपरेट यूनियन बनना चाहती है तो सेपरेट यूनियन बने। इंटरिम गवर्नमेंट रहेगा ड्यूरिंग द वॉर, एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करी जाएगी जिसमें इंडियन लीडर्स होंगे, बट ब्रिटिश का कंट्रोल रहेगा ओवर डिफेंस एंड मिलिट्री। ऐसे इन्होंने कहा। इन्होंने बोला कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे। इवन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास ऑप्शन होगा, या तो वो इंडिया में जुड़े या फिर इंडिया से बाहर हो सकते हैं। और एक इंटरिम गवर्नमेंट दी जाएगी इंडिया को, कि भाई एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी जिसमें इंडियन लीडर होंगे तो उसको हेडेड करेंगे। ये सारे प्रपोजल्स इन्होंने दिए क्रिप्स मिशन के अंदर, ताकि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ले सके अपनी हेल्प के लिए। फिर क्या हुआ, जो क्रिप्स मिशन आया उसके बाद हमारा कैबिनेट मिशन आया 1946 में। ये जो कैबिनेट मिशन था इसके थ्रू क्या हुआ, जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया, तब गवर्नमेंट चेंज हो गया ब्रिटेन में। इसमें वर्सरी कैलमेंट एटली थे जिन्होंने इंडिया को फ्री अनाउंस करा। उन्होंने कहा कि इंडिया फ्री है,
इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टैब्लिश करा गया, जिसके अंदर 389 मेंबर्स थे, और एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फॉर्म करी गई, जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ इंडिया का, वो एज पर गवर्नमेंट एक्ट 1935 के थ्रू ही एडमिनिस्टर हो रही थी पूरी गवर्नमेंट। फिर ऑन 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस हो गया मुस्लिम लीग के थ्रू, जिससे हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा रायोट स्टार्ट हो गए थे। तो बेसिकली जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इसके अंदर हमने कहा, मतलब जो ब्रिटिशर्स ने कहा, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई थी। अब माउंटबेटन प्लान 1947, ये वाला क्वेश्चन आता है। एक तो 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट और एक माउंटबेटन प्लान, बेसिकली ये तीनों ही आते हैं। जो माउंटबेटन प्लान था उसको 3 जून प्लान के नाम से भी कहा जाता है। ये एक फाइनल ब्लूप्रिंट था इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन का। इसमें अनाउंस हुआ 3 जून 1947 में बाय लॉर्ड मॉरिसन माउंटबेटन ने बोला, जो कि ब्रिटिश के वाइसरॉय थे, उन्होंने इसको अनाउंस करा। उन्होंने कहा अब इंडिया का पार्टीशन हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये हुआ क्यों? क्योंकि कॉम्युनल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, मतलब उसमें कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन और जो कॉम्युनल टेंशन थी बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी, खून खराबा हो रहा था। तो इस चक्कर में मॉन्टबेटन प्लान आया गया था। हमारा जो फेलियर हो गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का था, वो फेल हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड थी, मतलब जो मुस्लिम लीग थी उसकी डिमांड थी कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए, उन्हें पार्टीशन चाहिए। उस चक्कर में जो हमारा पहले वाला जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान था वो फेल हो गया था। फिर इस प्लान के अंदर क्या आ गया? इस प्लान के अंदर हमारा माउंटबेटन प्लान आया। इस प्लान के अंदर जो है हमारा पार्टीशन को एक्सेप्ट करा गया, कि डिसाइड करा गया कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 नेशन में डिवाइड होगी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। कन्फर्ट कंप्लीट, इसमें कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एंड एस्टेब्लिशमेंट करा गया गवर्नमेंट का प्रोविंसेस में। अब यार इसके बारे में अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है तो आप प्लीज एक बार पुरानी जो वीडियो है, मतलब जो इस यूनिट की वीडियो है, आप प्लीज उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में और जानने को मिल सकती है। तो इस प्लान से क्या हुआ? पार्टीशन हुआ, सेपरेशन हो गया असेंबलीज का, बंगाल एंड पंजाब विल बी पार्टीशन। और रेफरेंडम नॉर्थ वेस्ट फॉर इंडियन साइलेंट डिस्ट्रिक्ट असम, उसका उसका वोट कराया गया। एनडब्ल्यूएफ ने पाकिस्तान को ज्वाइन करा, अब्दुल खान जफर की लीडरशिप के अंदर। और ऐसे क्यों करा था? ज्योग्राफिकल लोकेशन के चक्कर में उन्होंने उसे ज्वाइन करा, नॉर्थ वेस्ट वॉलंटियर ने। पंजाब एंड बंगाल डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पंजाब में बंगाल का डिवीजन हो गया। और 15 अगस्त 1947 लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, एक इंडिया के लॉर्ड बने, इंडिया के विसरी बने उस टाइम के। ठीक है। तो जो हमारा ये जो हमारा माउंटबेटन प्लान आया था, इसी प्लान के थ्रू हमारा पार्टीशन हुआ था 1947। ठीक है। अब बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में क्या क्वेश्चन आया? देखो यूनिट सेकंड का बेसिक ही क्वेश्चन आया है। डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही क्वेश्चन आए हैं इससे। और बाकी अगर किसी की कोई रिकमेंडेशन हो, जैसे कि हमने इंग्लिश के एग्जाम में की थी, काफी बच्चों की रिकमेंडेशन थी कि इस पे वीडियो बना दो या उस पे वीडियो बना दो। अगर अभी भी इस वीडियो के बाद भी कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है जिसपे किसी का कहना हो कि ऐसी कोई वीडियो बना दो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। अब है फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कराया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ठीक है। जो हमारे दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में फ्रेम करा गया। 13 दिसंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करा, जिसके अंदर उन्होंने बात करा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगी, जो गारंटी करेगी सिटीजन को जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, एंड अश्योर करेगी कि एडिक्वेट सेफगार्ड मिले माइनॉरिटीज को भी एंड ट्राइबल एरियाज को भी। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था 13 दिसंबर 1946 में। तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन के बेसिस पर इलेक्ट करे गए थे। ठीक है। और जो डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो काफी ज्यादा, इसमें पब्लिक हियरिंग हुई थी, क्योंकि जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो लोगों का राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसके अंदर पब्लिक हियरिंग भी हुई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हो रहा था। तो 82% कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो कांग्रेस मेंबर की थी, एज जो मुस्लिम थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया था इसको। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था मतलब हमारा इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन के बाद बना है, जो हमारा 26 जनवरी 1950 में इन्फोर्स में आया। ठीक है। तो बेसिक सी बात थी। कॉन्स्टिट्यूशन में दिसंबर 1946 से 1949 के बीच में बना, जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने पास करा। ठीक है। और इसके जो लोग थे वो प्रोविंशियल इलेक्शन के बेसिस पर इलेक्ट करे गए थे। और इसके अंदर मोस्टली जो थे अपने 82% अपना कांग्रेस के मेंबर्स थे।
अब बात करें फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है, आई थिंक 20 नंबर्स में आता है। लेंथेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा लेंथेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। उसके साथ साथ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया है, ठीक है। अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करती है तो उसको इररिलेवेंट या बता दिया जाता है, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट नहीं कर सकती। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे यहाँ अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट लाना है या कोई भी चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो इजी नहीं है, वो काफी, इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा रिजिड है, वो इजीली चेंजेस नहीं हो सकते। डिवीजन ऑफ पावर, हमारे यहाँ सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन दिया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर सेंटर पे है हमारे, जिसमें हमारा अपर हाउस एंड लोअर हाउस आता है। डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट और सेंटर पे अलग गवर्नमेंट है। तो ये सारा जो हमने अभी डिस्कस करा ये सब हम अपनी रेगुलर वीडियो के अंदर प्रॉपर डिस्कस करा हुआ है विद रिटर्न। तो आप लोग एक बार वहां पर, अगर आपको इसका रिटर्न देखना हो तो आप यूनिट सेकंड की वीडियो देख लेना, उसमें सबका रिटर्न होगा, वहां से आप नोट्स भी ले सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट 3 की, इंडियन फेडरेशन सेंटर, स्टेट रिलेशन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और सिटीजनशिप। अब इस वाले यूनिट से जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशियल रिलेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन, मेथड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप और इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो यही वाले सारे क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से, जो प्रीवियस 6 साल में आ चुके हैं वो यही क्वेश्चन थे। अब इंडिया फेडरेशन सेंटर, अब इंडिया फेडरेशन सेंटर कैसे है। देखो, एक जो फेडरेशन इज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर एक जो सेंट्रल अथॉरिटी है एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट रीजन शेयर सोवरेन पावर। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज अ यूनियन। अब देखो हमारा इंडियन फेडरेशन कैसे है कि इंडियन फेडरेशन सिस्टम एक यूनियन है, किसका यूनियन है, स्टेट्स का, सारे स्टेट्स ने मिलकर ही तो भारत बनाया है ना। तो हमारा जो इंडियन फेडरेशन सिस्टम है ये बेसिकली यूनिटी के बेस पे बना था, इसका एम था कि यूनिटी को मेंटेन करा जाए और स्टेट और सेंटर के बीच में जो कॉपरेशन है उसको बनाए रखा जाए। फेडरेशन यूजुअली हैव 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक एंटायर कंट्री के लिए और दूसरी एंटायर टेरिटरीज के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जो कि नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। और स्टेट गवर्नमेंट हमारे स्टेट के ओन सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें रिस्पॉन्सिबल होगी। अब फेडरलिज्म लाया क्यों गया, इसके ऑब्जेक्ट क्या थे, तो इसका मेन एम तो ये था कि कॉपरेशन को प्रमोट करा जाए सेंटर और स्टेट के बीच में, सोवरेन पावर्स प्रोवाइड करी जाए बहुत सेंटर और स्टेट को, नेशनल यूनिटी को मेंटेन रखा जा सके, जो म्यूचुअल प्रॉब्लम है सेंटर और स्टेट की उन सबको बैठ के ही सॉल्व करा जा सके। और ये एक प्रोवाइड करता है इफिशिएंसी वर्क दोनों लेवल पर, एक हमारे स्मॉल सब्जेक्ट्स पर भी और हमारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को भी ये कवर करता है हमारा फेडरलिज्म। इसलिए हमारे पास जो है सेपरेट लिस्ट दी हुई है, स्टेट्स की अलग है, सेंटर की अलग है, ताकि एक कॉपरेशन को बना के रखा जा सके दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो बेसिकली क्वासी फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसमें स्टेट के पास भी पावर है, लेकिन जो मेन पावर है हमारी सेंट्रल के हाथ में है। अब इसके अंदर हमें 3 लिस्ट दी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर ये सब्जेक्ट्स है। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा यूनियन प्रिवेल करता है स्टेट को। अब किस टाइप की रिलेशन है सेंटर और स्टेट की, किस टाइप की रिलेशन है, अगर बात की जाए लेजिस्लेटिव रिलेशन, स्टेट और सेंटर की रिलेशन है, जिसमें से पहला पॉइंट आता है हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन। लेजिस्लेटिव रिलेशन जैसे कि स्टेट और सेंटर के बीच में ये 3 लिस्ट दी हुई है और इन 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग सबके बीच में पावर का डिवीजन है। यूनियन में जो पार्लियामेंट है वो काम करेगा, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट है उसके पास पावर है कि उन चीजों पे लॉज बना सकते हैं, जैसे पब्लिक हो गए, पब्लिक हेल्थ को लेके, पुलिस को लेके, सब पे काम कर सकती है। यूनियन पार्लियामेंट हमारे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, वॉर, उन सारी सिचुएशन में यूनियन काम करता है हमारा। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी डिस्प्यूट अराइज होगा कॉन्करेंट लिस्ट में तो उसको यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। तो ये होगा हमारा सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में पहला पॉइंट हो गया हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन, तो हमारे पास फाइनेंशियल रिलेशन भी है। जो सेंटर है वो कलेक्ट करती है मेजर टैक्स लाइक जीएसटी, कस्टम एंड एक्सेट्रा, काफी टैक्सेस कलेक्ट करती है। फाइनेंस कमीशन बनाई गई है जो डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करती है। स्टेट को रेवेन्यू किसको मिलता है, स्टेट को रेवेन्यू मिलता है टैक्सेस से, ग्रांट्स इन एड से एंड लोन फ्रॉम द सेंटर। इन तीनों चीजों से हमारे स्टेट को लोन मिलता है और इन दो चीजों से हमारा जो है सेंटर को रेवेन्यू जनरेट होता है।
अब जैसे कि एलोकेशन ऑफ टैक्सेस पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर्स है टैक्सेस को एलोकेट कर दे। जो हमारा जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया था, इसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट ने कहा है द स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बना सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर। ठीक है। रेसिड्यूरी पावर जो है टैक्सेशन की वो पार्लियामेंट के हाथ में है, जैसे गिफ्ट टैक्स, वेल्थ वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये सारे टैक्सेस की पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। रिस्ट्रिक्शन है स्टेट के ऊपर, वो टैक्स तो लगा सकता है बट कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो स्टेट को फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेट लेजिस्लेचर इम्पोज कर सकता है टैक्सेस प्रोफेशन पे, ट्रेड्स में, एम्प्लॉयमेंट पे वो टैक्स कर सकता है इम्पोज, बट 2500 पर एनम तक की लिमिट पर। स्टेट लेजिस्लेचर प्रोहिबिट कर सकता है कोई भी टैक्स इम्पोज करने से ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट और सप्लाई occurs इन द कोर्स ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकता है किसी भी टैक्स को इम्पोज होने पे कोई भी गुड सप्लाई करने के ऊपर। ठीक है, या तो आउटसाइड द स्टेट या विद इन द स्टेट। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज एनी वाटर टैक्स, स्टेट लेजिस्लेचर वाटर टैक्स के ऊपर काम कर सकती है बट वाटर शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड और सोल्ड बाय अथॉरिटी सर्विंग द पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के पास अथॉरिटी तो है कि वो वाटर टैक्स लगा सकती है, लेकिन वो वाटर टैक्स उस पर नहीं लगाएगी जो सेंट्रल वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या जो सेंट्रल अथॉरिटी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पे नहीं लगाएगी वो वाटर टैक्स। ठीक है। तो स्टेट के पास ही पावर है कि वो जो हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी पर टैक्स लगा सकती है विद इन स्टेट्स, और हमारा वाटर टैक्स के ऊपर भी लगा सकती है, प्रोफेशन ट्रेड्स के ऊपर भी वो अपना टैक्स इम्पोज कर सकती है। ठीक है। अब ग्रांट इन एड्स क्या होता है स्टेट्स में? तो ये जो स्टेचुटरी ग्रांट्स हैं ये अंदर हमारे आर्टिकल 275 में दिए गए हैं, जिसके अंदर पार्लियामेंट ग्रांट दे सकता है स्टेट्स को जब उन्हें जरूरत होती है, जब स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है तब पार्लियामेंट जो है एड्स दे सकता है किसको, स्टेट को। जैसे कि वेलफेयर शेड्यूल के लिए या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कुछ चाहिए तो वो एड्स प्रोवाइड कर सकता है सेंटर हमारा स्टेट्स को। Discretionary grants under Article 282, सेंटर एंड स्टेट कैन मेक एनी ग्रांट फॉर अ पब्लिक पर्पस, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों लोग पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट कर सकते हैं। एक मतलब जो मनी रिलेटेड ग्रांट है वो एक दूसरे को ग्रांट कर सकते हैं। बोरोविंग बाय सेंटर एंड स्टेट, अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोरो कर सकती है विद इन द कंट्री और आउटसाइड अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द कंट्री भी और आउटसाइड भी कंट्री लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है, बट उसी कुछ लिमिट है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विद इन द कंट्री ही बोरो कर सकती है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो कर सकती है, उससे ज्यादा वो कहीं भी बोरो नहीं कर सकती। ठीक है। तो हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन देखिए, फाइनेंशियल रिलेशन देखिए, इसके साथ साथ अब बात आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो हमारे आर्टिकल 256 से 263 तक दिए गए हैं। अब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होते हैं सेंटर एंड स्टेट के, ये हमारे टू पार्ट्स में पढ़े जाते हैं। एक तो होता है टेरिटोरियल एक्सटेंट, जो हमारा सब्जेक्ट का बेसिस पर डिवाइड, बेस्ड ऑन टेरिटोरियल एक्सटेंट। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है सेंटर और यूनियन की, वो पूरे इंडिया पर प्रिवेल करती है और किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी पे भी वो प्रिवेल करती है। लेकिन जो स्टेट की जो पावर होती है वो स्टेट की सिर्फ स्टेट की टेरिटरी तक ही रहती है, उसके बाहर वो नहीं जाती। सेंट्रल ऑफिसर हमारा यूनियन लिस्ट में काम करता है, स्टेट ऑफिसर हमारा जो एग्जीक्यूट करेगा लॉज स्टेट लिस्ट के, और जो स्टेट ऑफिसर जो है एग्जीक्यूट लॉ कर सकते हैं, कौन से लॉज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के, और कॉन्करेंट लिस्ट के लॉज को सेंट्रल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है हमारे स्टेट गवर्नमेंट और हमारे सेंट्रल के बीच में। अब बात है, हमने पढ़ा तीन रिलेशन, हम लोगों ने लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़ा, हम लोगों ने फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ा और हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पढ़ा। अगर बात आ जाए सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन की तो आप वो तीनों के तीनों रिलेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम। अब है द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब जो सिटीजनशिप एक्ट आया था ये एक प्राइमरी लेजिस्लेशन था और ये इसलिए आया था कि एक्वाइजेशन, डिटर्मिनेशन, टर्मिनेशन करना हो किसको, इंडियन सिटीजनशिप को, तो उसके लिए ये एक्ट आया गया था। इस एक्ट के अंदर हमें 5 मेथड दिए गए हैं, किसी को भी सिटीजनशिप चाहिए हो इंडिया की तो वो बाय बर्थ ले सकता है, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इन 5 तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। बाय बर्थ कैसे, कि कोई भी पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ, अगर वो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ है, उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी है,
या फिर वो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ है, चाहे उसका एक पर्सन ही इंडियन सिटीजन क्यों ना हो एट द टाइम ऑफ बर्थ। या फिर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई पेरेंट्स हुआ है जिसके दोनों ही पेरेंट्स जो है इंडियन सिटीजन है, या फिर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है, बट वो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, अगर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर, तो वो लोग सिटीजनशिप प्रिवेल कर सकते हैं। बाय डिसेंट कैसे? बाय डिसेंट ऐसे कि आप लोग के जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में रह रहे हो, एज अ बाय डिसेंट भी आप वो ले सकते हो, सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। जैसे कि कोई भी बॉर्न बिटवीन 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है, जिसके फादर जो थे वो इंडियन सिटीजन थे, जिसके जो पेरेंट्स थे जिनमें से एक पेरेंट जो था इंडियन सिटीजन था, या फिर अगर कोई बच्चा बॉर्न हुआ है 3 दिसंबर 2004 के बाद, जिसके पेरेंट्स है वो रजिस्टर्ड है एज अ बर्थ एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर, या फिर उसका किसी भी पेरेंट की इंडियन सिटीजन है, या फिर जो चाइल्ड है उसके पास किसी भी अनदर कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है बाय डिसेंट। ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन, कोई भी पर्सन जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है थ्रू रजिस्ट्रेशन। जो पर्सन है उसका 7 साल वो इंडिया में रह चुका हो, या फिर स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन, उसका कोई स्पाउस इंडिया में रह रहा हो, या फिर कोई भी माइनर चिल्ड्रन हो जो इंडियन सिटीजन का हो, या फिर कोई भी पर्सन जिसके जो दोनों पेरेंट्स है वो इंडियन सिटीजन हो, तो बाय रजिस्ट्रेशन भी आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। बाय नेचुरलाइजेशन ये है कि जो फॉरेनर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजन के बाय नेचुरलाइजेशन, एक अगर वो लोग 12 साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं, या फिर उन्होंने जितनी भी लीगल कंडीशन है इंडिया की वो सारी फुलफिल कर दी है, तो वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाय कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया के अंदर मर्ज हो रही है तब भी सामने वाले को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग अपने जो डाउट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर किसी को कोई रिकमेंडेशन हो कि मैम इस सब्जेक्ट मतलब इस वाले टॉपिक पे वीडियो बना दो या जो भी हो, वो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसमें से तो क्वेश्चन 100% इसमें से ही आते हैं मोस्टली। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। इस पे क्वेश्चन आते ही आता है, और ये सारे क्वेश्चन है जो इस पे आ चुके हैं। पावर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे क्वेश्चन हैं जो इस यूनिट से पहले आ चुके हैं पिछले 6 साल में, तो काफी क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट से तो। अब बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 के अंदर दिया गया है आर्टिकल 12 से 35 तक। आप ये एक बार देख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स ब्रीफली डिस्कस करना है, प्लीज आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा जो इस यूनिट की वीडियो डली हुई है। ठीक है। अब आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमें एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमें फुलफिल करनी होती है, जो कि हमारे आर्टिकल 51A के अंदर दिया गया है पार्ट 4 के अंदर। ठीक है। अब उसके अंदर क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है अपने आइडियल्स को, हमें ट्रेडिशन फॉलो करना है हमारे नोबल आइडियाज को, एंड हमारे जो हमारा नेशनल स्ट्रगल है उन सबको हमें इंस्पायर करना है, उन सबको चेरिश करना है। हमें अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी को एंड इंटीग्रिटी को कंट्री की। हमें डिफेंड करना है हमारी कंट्री को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है, जैसे अभी पीछे जरूरत पड़ रही थी, सबने काफी अच्छे से माउंटेन में पार्टिसिपेट करा, सबने अपने घर की लाइट्स ऑफ करी। जैसे अभी चंडीगढ़ में काफी लोग सारे यूथ आए थे मदद करने के लिए, तो इसी तरह से जहाँ भी हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करने की जरूरत पड़ रही है तो वहां हमें डिफेंड करना है, ये हमारी भी फंडामेंटल ड्यूटी है। हमें हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को हमें लोगों के बीच में फैलाना है। हमें जो है रीअनाउंस करना है, कोई भी मतलब कुछ भी डेरोगेट या वुमेन को डिग्निटी को कोई चीज हार्म करे, हमें वो काम नहीं करना है, ऐसी किसी प्रैक्टिस को हमें नहीं बढ़ाना है आगे। हमें वैल्यू एंड प्रिजर्व करना है हमारा रिच हेरिटेज को। हमें प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, जैसे लेक्स रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ को। हमें डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म को। इसके साथ साथ to strive towards excellence in all spheres, individual and collective activities so that the nation constantly rise higher level of achievement। मतलब कि हमें एक्सीलेंस के साथ हम लोगों ने काम करना है ताकि हमारा जो स्टेट है, जो नेशन है, वो क्या हो किसी हायर लेवल को अचीव कर सके। तो ये हमारी कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमें दी गई है। ठीक है, 51 आर्टिकल 51A के अंदर जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी हमारा दिया हुआ है 36 से 51 के अंदर पार्ट 4 के अंदर, जिसमें हमारा सबसे पहले 36 बात करता है स्टेट की, और ये स्टेट वही है जो हमारा आर्टिकल 12 के अंदर दिया गया है।
अब ये आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेना ऊपर से कि 37 में शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल एनी कोर्ट, मतलब जो डीपीएस पे होते हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं होते, क्योंकि ये बाइंडिंग इफेक्ट नहीं दे रहे, सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं कि हाँ जी स्टेट को ये चीजें करनी चाहिए अपनी स्टेट के लिए। ठीक है, आप एक बार आप इसे पढ़ लेना, और अगर इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना हो तो प्लीज वीडियो को देख लेना, उसमें काफी सारी चीजें हैं जैसे कि इस स्टेट के बारे में बताया है। एंड 37 बात करता है कि किसी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। 38 बात करता है कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हर इंसान को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करा जाए। 39 बात करता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी के क्या प्रिंसिपल है उन सबके बारे में। और ऐसी 39 फ्री लीगल एड की बात करता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे फ्री लीगल एड जिन्हें जरूरत है। वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो वेलफेयर करती है, एजुकेशन हेल्थ उन सब की बात की गई है। सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, फेयर वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक बार आप ये सब कुछ पढ़ लेना, वरना इसे जो वीडियो बननी हुई है पहली उसमें एक बार आप इसे देख लेना। अब बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल आते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है इंडिया का। एंड जो क्वालिफिकेशन की होती है प्रेसिडेंट की, वो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 35 ईयर की उनकी एज होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिमिलर टू लोकसभा मेंबर, एंड वो साउंड माइंड होने चाहिए। और जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एज द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये थी कुछ क्वालिफिकेशन उनकी। पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की? इनकी कुछ पावर्स हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो यूनियन जो है सारा प्रेसिडेंट के हाथों में ही होता है। प्रेसिडेंट को जो है लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी पावर सारी प्रेसिडेंट के पास ही है। दिस पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये जो पावर्स है ये एक्सरसाइज करता है प्रेसिडेंट किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू, जो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काफी केसेस में प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस सुनता है। प्रेसिडेंट के पास राइट है कि उन्हें इन्फॉर्म करा जाए सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को लेके, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मैटर्स है उनको, या जो स्टेट के तो मैटर है उन सबको लेके। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो ऑब्लाइज होता है कि वो प्रेसिडेंट को सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है फर्निश करे। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूटीज होती है हमारी, या फंक्शन होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के। अब बात करी जाए इनकी पावर्स की होती है, इनकी प्रिविलेजेस होती है, वो हमारा आर्टिकल 361 में दी गई है, जिसमें हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। कोई भी लॉ को ये पास कर सकते हैं बाय लेजिस्लेचर, और ये अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्टर, एम्बेसडर, जजेस को ही कुछ केसेस में अपॉइंट कर सकते हैं। ये हमारे कमांडर इन चीफ को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैबिनेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरऑल गो थ्रू करते हैं। इन्हीं कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जैसे कि किसी भी बाउंड्री का नाम चेंज कर सकते हैं, या किसी भी बाउंड्री को किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग ये जो है अपने लॉज बना सकते हैं या कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। प्रेसिडेंट की कंसेंट बहुत जरूरी होती है, कोई भी बिल पास होता है वो तब तक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट की असेंट ना मिल जाए। प्रेसिडेंट ऑलवेज नॉमिनेट मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब इसकी डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है? डिप्लोमेटिक पावर की रिप्रेजेंट करता है नेशन को फॉरेन अफेयर्स में, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है नेशन को, ट्रीटीज बनाता है, उसके साथ साथ फॉरेन डिप्लोमेट्स को रिसीव भी करता है। तो ये इसकी कुछ डिप्लोमेटिक पावर होती है। मिलिट्री पावर का देखा जाए तो वॉर एंड पीस दोनों ही प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। ठीक है ना, तो इसकी कुछ मिलिट्री पावर्स होती है। इवन जो हमारे चीफ होते हैं, चीफ ऑफिसर्स होते हैं, जो चीफ फोर्सेस के ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको हमारा यही अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अब इनकी कुछ पैराडनिंग पावर होती है। ठीक है, आर्टिकल 72 के अंदर दी हुई है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास कुछ पैराडनिंग पावर होती है, जिसमें से पहली है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक पनिशमेंट को दूसरी पनिशमेंट से, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रेमिशन मतलब कि वो रिड्यूस कर देते हैं पनिशमेंट की अमाउंट को विदाउट चेंजिंग करेक्टर, मतलब अगर आपकी 20 साल की पनिशमेंट है तो उसको 12 साल का कर दिया। ठीक है, रेस्पाइट मतलब कि एक लेसर सेंटेंस दे देते हैं प्लेस ऑफ वन ओरिजिनल वन अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट्स। मतलब कोई भी बंदा जो डिसेबल है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अब उनकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा है तो ये उसको कम कर सकते हैं प्रेसिडेंट। रिप्राइव मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्डर है, जैसे किसी को कोई फांसी की सजा हुई है तो उस पे वो टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको रोक सकते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को डिले कर सकते हैं, उस पर स्टे लगा सकते हैं। तो ये सारी पावर्स हमारी जो पैराडनिक पावर होती है वो हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, जो कि आर्टिकल 72 के अंदर दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। अपने प्रेसिडेंट पढ़ा, अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जो हमारा जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो अपॉइंट करते हैं एक पर्सन को, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि लीडर होता है हमारी किसी भी पार्टी का, जिसने मेजोरिटी ऑफ सीट्स होल्ड कर रखे हमारी लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब इनके क्या फंक्शन होते हैं? ये लीडर होता है हमारी कंट्री के, ये पोर्टफोलियो एलोकेशन करते हैं,
ये पोर्टफोलियो है, ये स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट होते हैं, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कंट्री के, और ये एज ए लिंक काम करते हैं प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में, क्योंकि यही तो एडवाइस करते हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इनकी कुछ पावर्स होती है, जैसे एडवाइजरी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फॉरेन अफेयर्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। तो इनकी कुछ पावर्स होती है। एडवाइजरी पावर, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है, कोई भी मैटर्स होता है उसके रिलेटेड ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, इवन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को भी एडवाइस करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, जो लॉज इंप्लीमेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि ये जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। और फॉरेन अफेयर्स में भी प्राइम मिनिस्टर का काफी ज्यादा रोल होता है, जब भी कोई ट्रीटीज वगैरह साइन होती है तो वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को फॉरेन लेवल पर। क्राइसिस मैनेजमेंट, कहीं पर भी अगर वॉर या पीस की सिचुएशन हो रही है तो वहां पर भी हमारा प्राइम मिनिस्टर का काफी रोल है। और इनकी जो पावर्स है हमने ब्रीफली डिस्कस अपनी जो इसकी रेगुलर वीडियो है उसके अंदर कर रखा है, आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लेना, उसके अंदर आपको ये सारी पावर्स जो है डिस्कस मिल जाएगी। अब बात आई, एक क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट का। तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा है राज्यसभा। लोकसभा में हमारे 552 मेंबर्स होते हैं जो 5 साल के लिए होते हैं, अनलेस जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो रहे। राज्यसभा हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेंबर्स की होती है, ठीक है। और ये 2 इयर्स के अंदर लोग रिटायर हो जाते हैं इसके। अब लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है? ऑर्डिनरी बिल पास करते हैं, ये मतलब जो ऑर्डिनरी बिल है वो दोनों में से किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो एक जॉइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 के अंदर, ठीक है, जो प्रेसिडेंट समन करता है, या फिर जो लोकसभा को इसकी ज्यादा एडवांटेज मिलती है क्योंकि लोकसभा में 552 मेंबर हैं तो वो सारे एक तरफ हो जाते हैं, तो मेजोरिटी हमेशा लोकसभा के पास ही रहती है। तो ऑर्डिनरी बिल दोनों में से कोई भी हाउस कर सकता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस करेगा, और राज्यसभा उसमें सिर्फ रिकमेंडेशन देगा, विद इन 14 डेज के अंदर राज्यसभा उस पर रिकमेंडेशन देगा। लोकसभा की मर्जी है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करे, में मतलब कि लोकसभा की अपनी डिस्क्रिशन है, या तो उसे एक्सेप्ट करे या फिर उसे रिजेक्ट करे। फाइनेंशियल बिल भी हमारे लोकसभा के अंदर ही आते हैं, राज्यसभा के बाद इसमें भी लिमिटेड अथॉरिटी होती है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, लोकसभा एक्सरसाइज करता है ग्रेटर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हमारे लोकसभा के लिए। एंड के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन विच कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। तो इनकी मर्जी होती है भाई, लोकसभा का ज्यादा ग्रेटर रोल दिखाया गया है एज कम्पेरिजन टू राज्यसभा, क्योंकि सारी बात मेजोरिटी की होती है, तो लोकसभा के पास ज्यादा मेजोरिटी होती है क्योंकि इसमें लोग भी ज्यादा ही होते हैं। राज्यसभा डिस्कस कर सकता है पॉलिसीज को, उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन कर सकता है, बट उसे रिमूव नहीं कर सकता। तो राज्यसभा की थोड़ी लिमिटेड पावर है एज कम्पेरिजन टू लोकसभा। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, जो लोकसभा है उसका ग्रेटर कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है, तो हमने ये पीछे पढ़ा। लेकिन राज्यसभा का ग्रेटर कंट्रोल नहीं होता है, वो सिर्फ सजेशन दे सकता है पॉलिसीज को लेके, या क्वेश्चन क्वेश्चन रेज कर सकता है, बट उसे रिमूव नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन पावर को देखा जाए तो दोनों हाउसेज के पास जो पावर है वो इक्वल फुटिंग की पावर है, कि वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। प्रपोजल दोनों में से कोई भी हाउस जो है दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, बट इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों हाउसेज से वो जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये कुछ पावर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा की, जिसमें कि हमने अभी पढ़ा। सबसे पहले हमारा कंपोजिशन आ गया, सेकंड हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स आ गए जिसमें हमने बिल्स के बारे में पढ़ा। फिर कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, लोकसभा का ज्यादा कंट्रोल है एज कम्पेरिजन टू राज्यसभा, और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो ये 5 पावर्स है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लें। अब एक क्वेश्चन आता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट की, किस तरह से प्रेसिडेंट का रिमूवल हो सकता है। तो प्रेसिडेंट का रिमूवल हमारा आर्टिकल 61 के अंदर दिया गया है, ठीक है। ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इसके अंदर दोनों हाउसेज की, दोनों हाउस पार्लियामेंट के उसकी मेजोरिटी मायने रखती है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या है, हमारा आर्टिकल 61 में दिया गया है। जो प्रोसेस है वो किसी भी हाउस से बिगन हो सकता है। एटलीस्ट जो मोशन है वो एटलीस्ट साइन होना चाहिए दोनों हाउसेस के 1/4 टोटल मेंबर्स के द्वारा, वो साइन होना चाहिए। 14 डेज के नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, उनको हटाने से पहले उन्हें 14 डेज का एक नोटिस पीरियड दिया जाए। उसके बाद इनमें इन्वेस्टिगेशन होगी एंड सेकेंड हाउस इन्वॉल्वमेंट, मतलब जब फर्स्ट मोशन पास हुआ, फर्स्ट हाउस जब मोशन पास करेगा तो उसके बाद जो अदर हाउस है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। सेकेंड हाउस इन्वेस्टिगेट कर सकता है, देख सकता है कि ऐसा क्या रीजन था कि जो भी कुछ हैपनिंग हुई उसके पीछे का रीजन जान सकता है। प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो अपने आप को अपियर करे, और वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है उस प्रोसेस के बीच में, वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये, और इसके बाद फर्स्ट हाउस कोई भी हाउस मोशन डाल सकता है, सेकंड हाउस उसमें इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद फाइनल रेसोल्यूशन आता है, और जो हमारा फाइनल रेसोल्यूशन आता है इम्पीचमेंट को लेके वो 2/3 मेजोरिटी से आता है। उसके बाद पाकिस्तान प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है उनके ऑफिस से।
जैसे कि इसके जैसे फीचर्स हैं, इनिशिएटिंग बॉडी कोई भी हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा, मेजोरिटी हमें 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है, 14 डेज का नोटिस पीरियड होता है, लीगल राइट ऑफ डिफेंड है प्रेसिडेंट के पास, और ये जो प्रोसेस है हमारा क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, हो गया, 4 यूनिट पूरी हो गई। अब एक बार जिसने बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो या जिसे लग रहा हो कि काफी शॉर्ट में हुई है या ज्यादा ही ओवर हो गया दिमाग से, तो एक बार आप जो प्रीवियस यूनिट है एक बार आप उसे भी चेक कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब के बेसिस पे ये रिविजनल पर्पज से वीडियो है। यूनिट 5 बात करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट हाई कोर्ट, रीजनलिज्म, कॉम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म के बारे में बात करता है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है वो ये आया, डिस्कस द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट ये हमने अपनी वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करा था आंसर के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। रोल ऑफ रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, और उसके बाद बार रीजनलिज्म के बारे में, तो ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसे गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहा गया है क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 दिया गया है, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट पिटिशन लगा सकता है। ऐसे आर्टिकल 226 दिया गया है जिसमें हाई कोर्ट को पावर दिया गया है, अगर किसी का भी कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो वहां जाके पिटिशन फाइल कर सकता है। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट को हमारा एक तरीके से लास्ट रिसोर्ट माना गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास काफी ज्यादा जुडिशरी पावर्स है इस मामले में, स्पेशली रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट को हमारा एज अ प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। ओके, तो जब आप ये बात कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दो कि फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 के अंदर दिए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। कुछ राइट भी एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिख देना, और उसके बाद आर्टिकल 32 एंड 226 में बाद में आना, डायरेक्ट ही आंसर पे मत आना क्योंकि फिर लेंथ नहीं बनेगी आंसर की, इसलिए। अब बात करते हैं रीजनलिज्म क्या होता है। रीजनलिज्म बेसिकली एक एक्सप्रेशन है किसका, कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी का, पीपल विद अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन, मतलब कि जो सारे लोग एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, एक अपनी लैंग्वेज शेयर करते हैं, ज्योग्राफिकल रीजन में जो लोग रहते हैं वो से हमारा रीजनलिज्म में आता है। ये जो है लोगों के अंदर प्रमोट करता है कि भाई हम सब एक ही क्षेत्र अधिकार, हम सब एक ही क्षेत्र में रहते हैं, हम सबके अंदर ब्रदरहुड की फीलिंग को बढ़ाता है ये लोगों के अंदर। ये पर्टिकुलर रीजन का बात करता है और ये उस रीजन के अंदर जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की बात करता है। और एक नेगेटिव सेंस में ये कहीं ना कहीं एक के दूसरे के मतलब जो रीजन है उसके अंदर काफी ज्यादा अटैचमेंट बढ़ा देता है, जो कि एक थ्रेट हो सकता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कंट्री की। तो बेसिकली रीजनलिज्म बेसिकली क्या है, तो ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पे सब लोग मिलकर रह रहे हैं, अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर को शेयर कर रहे हैं। अब इसके कॉजेज क्या है, रीजनलिज्म इतना बढ़ कैसे गया है, जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया कि सबकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो सेम है, सब एक एरिया में रह रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। लिंग्विस्टिक फैक्टर, सब लोग की बोली सेम है, जैसे बात कर सकते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद अ रीजनलिस्ट एजेंडा। अब इसके जो हमने सारे फंक्शन है, कॉजेज है, इवन इसे कैसे रोका जा सकता है वो सब हमने इस रेगुलर वीडियो में शेयर करा है, लेकिन रीजनलिज्म का सिर्फ इतना ही आया है तो हमने इतना ही इसमें शेयर करा है, उससे ज्यादा हमने इसमें नहीं मेंशन करा है। बात करें कॉम्युनलिज्म की, तो कॉम्युनलिज्म क्या होता है, कॉम्युनलिज्म ये एक सेपरेट रिलीजियस और एथिक आइडेंटिटीज होती है। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में, ये वायलेंस को जो है इनकरेज करता है कहीं ना कहीं। तो हमारा जो कॉम्युनलिज्म होता है बेसिकली रिलीजियस अथॉरिटी होती है ना, जिन लोगों की कट्टरवाद, कट्टरवाद जो होती है कम्युनलिज्म में वो आता है ना, कि जिनकी एक सेपरेट रिलीजियस या एथनिक आइडेंटिटीज होती है। उनसे क्या होता है, अगर कोई डिफरेंट रिलीजन का ग्रुप है या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का ग्रुप है तो वो अपनी ही कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे ध्यान देगा, वो दूसरे की कम्युनिटी के इंटरेस्ट पर नहीं ध्यान देगा, या फिर पूरी सोसाइटी पे भी एज अ होल वो ध्यान नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्युनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एकदम विवाद फैला देता है, उससे कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसके हमारे कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और रोल ऑफ मीडिया एंड रिलीजियस फैक्टर। अब कॉम्युनलिज्म के अंदर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स पहले रह चुके हैं, कम्युनल बेसिस पर ही इंडिया एंड पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। पॉलिटिकल फैक्टर्स में पॉलिटिकल पार्टीज भी कहीं ना कहीं कम्युनल बेसिस पर ही अपना एजेंडा बनाती हैं मार्केट में आने के लिए। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहाँ पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ज्यादा है वहाँ की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसे बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट मेजर सिचुएशन में। रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का रोल आपने देखा होगा, येलो जर्नलिज्म कितना ज्यादा है मीडिया के अंदर।
तो थोड़ी बातों को सब नमक मसाला लगा के कहते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं रोल है कम्युनलिज्म को स्प्रेड करने में। रिलीजियस फैक्टर, एक इंसान अपने रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा कट्टर हो चुका है तो वो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है। प्लीज अगर ब्रीफली अपने से पढ़ना हो ना, तो एक रिकमेंडेशन है मेरी कि प्लीज एक बार वीडियो को पढ़ लेना। मैं वीडियो 5-6 मिनट की वीडियो इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को लगता है कि वो वीडियो से पढ़नी है तो आप प्लीज वहां से एक बार वीडियो को देख लेना। अब कास्टिज्म आ गया, जातिवाद, जिसे सब लोग परेशान है, जिसकी कास्ट कास्ट में शादी नहीं होती, शादी हो रही है बट कास्ट के बाहर शादी नहीं हो रही। देखो यार, तो इंडिया कास्ट सिस्टम में और जातिवाद, ये एक सोशल हायरार्की बहुत टाइम से चलती आ रही है, जो कि आज भी कई घरों में है कि भाई अपने ही कास्ट में शादी करनी है, बाहर वाली कास्ट में शादी नहीं करनी। तो ये जो कास्ट एजेंडा है ये काफी ज्यादा टाइम से अपना चलता आ रहा है। कॉजेज क्या है कास्टिज्म में? सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल बिलीफ्स। कल्चरल बिलीफ्स और सोशल नॉर्म ऐसे हैं, काफी लोगों का मानना है कि नहीं हम अपनी ही कास्ट में शादी करेंगे, बाहर वाली कास्ट को लोग देखते ही नहीं, या अपनी ही कास्ट को सुपीरियर मानते हैं, दूसरे की कास्ट को कोई कुछ मानता ही नहीं है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारी छोटी कास्ट है, जो हमारी बैकवर्ड कास्ट है, कहीं ना कहीं जब उनका इकोनॉमिकली उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उस चक्कर में कास्टिज्म का एक बैरियर बना। पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स, कास्ट एंडिगोमी, वही कास्ट एंडिगोमी जो विद इन कास्ट लोग शादी करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। अब ये सारे के सारे हमारे कास्ट में फैक्टर दिए गए हैं। ठीक है। ब्रीफ डिस्कशन के लिए प्लीज आप लोग वीडियो देख लेना। मेजर्स टू कंट्रोल कास्ट, अब कास्ट को कंट्रोल करना तो हम क्या कर सकते हैं? पहले, सबसे पहले एजुकेशन दी जाए, लोगों को थोड़ा एजुकेट करा जाए। इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ करा जाए, लोग के अंदर ये थॉट प्रोसेस है कि हाँ भाई ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ होगी तब दूसरा बंदा दूसरे कास्ट में जाएगा, तभी तो उसे दूसरे के बारे में थोड़ा पता चलेगा ना। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, काफी लॉ एंड पॉलिसीज बनी हुई है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, लेकिन उनका कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उन चीजों को इम्प्लीमेंट कराया जाए सो दैट लोगों तक वो सारी खबरें पहुंचे, लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करा जाए, जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं या जो हमारी छोटी कास्ट है जिनको अभी तक कहीं भी एक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, उन सबको एक रिप्रेजेंटेशन दी जाए। कोलैबोरेशन करा जाए। इंडिया का सिस्टम पहले तो इस तरह से था, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, दलित थे, इस तरह से इंडिया में कास्ट सिस्टम करा गया, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल है अगर इंटीग्रिटी पर देखा जाए तो इंडिया की। तो कास्ट में कंट्रोल करना एक बहुत जरूरी फैक्टर है। तो बेसिकली पेपर में बस इतना ही आता है, क्लासेस में इससे ज्यादा तो आता नहीं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक सिंगल एक यूनिफाइड सिस्टम है ऐसा, जिसमें हमारे 3 टायर स्ट्रक्चर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एक लास्ट रिसोर्ट सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट किसी भी अपील का, अगर कोई भी हाई कोर्ट से अपील आ रही है तो वो फाइनल वर्डिक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सेंट्रल बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो इश्यूज होते हैं वो सब हमारे सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व करता है एज पर आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सारे इंडिया की पूरी टेरिटरी पे अप्लाई होगा। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है तो वो बाइंडिंग होता है स्टेट कोर्ट्स पे। सम केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो है सीओ मोटो भी पास कर सकता है। ठीक है। तो फंक्शंस की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक तो लास्ट रिसोर्ट है अपना, सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग होंगे जितने भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आते हैं। और कोई भी अपील अगर हाई कोर्ट से जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट पे जाएगी, उसके बाद वो कहीं आगे तो नहीं जा सकती, तो सुप्रीम कोर्ट ही अपना लास्ट लैंडर है किसी भी चीज का, जस्टिस का। तो ये कुछ फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के। बट सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली सारे केसेस लेके नहीं जा सकते। इस कंपेरिजन में हाई कोर्ट का जो एरिया है वर्क का वो ज्यादा बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का एरिया वर्क का थोड़ा कम है। अब पावर की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के, तो इसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन है और रिव्यू जुरिस्डिक्शन है। और कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें 1 CJI होते हैं हमारे, उसके साथ साथ 34 अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट की बात की जाए, 24 हाई कोर्ट से अब 25 हो चुके हैं। कॉम्पोजिशन इसकी फिक्स नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इनको रिक्वेट करा जाए। जुरिस्डिक्शन इनकी भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, इनकी भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है। इसके साथ साथ पावर क्या है हाई कोर्ट की? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, इंटरप्रिटेटिंग लॉज को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, लगता है कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है तो उसमें रिकमेंडेशन उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। कंटेम्प्ट के लेके पनिश कर सकते हैं। इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मैटर हाई कोर्ट में डायरेक्टली लाए जा सकते हैं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है कि हाई कोर्ट अपील भी रिसीव करता है। रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी आर्टिकल 226 के अंदर। सुपरवाइजरी रोल, हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुपरवाइज करता है, उनको रिकमेंडेशन दे सकता है, मेंटोर करता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। तो ये कुछ पावर है अपने हाई कोर्ट। ठीक है।
आई होप आप लोग को ये समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट अगर आपने इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए सारी चीजों का, तो मैं कहूंगी प्लीज एक बार रेगुलर वीडियो देख लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक रिविजनल वीडियो है। रिविजनल वीडियो, ये रिविजनल वीडियो बेसिकली आपकी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, उस बेसिस पर रिविजन वीडियो बनाई गई है। तो प्लीज अगर आपने पूरा अच्छे से ब्रीफ में जाना हो, तो आप प्लीज जो वीडियोस डली हुई है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।